हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 16 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 17 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ेंगे, आपके एसे को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है तथा लैंग्वेज को और कितना बेहतर से और बेहतरीन बनाया जा सकता है। इससे पहले हम आपकी इस क्लास की शुरुआत करें या कहें कि इस एसे को पढ़ें, आप में से जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि हमने आपकी एसे राइटिंग की क्लास को कंप्लीट कराने के लिए 2 सीरीज की शुरुआत की है। जिसमें पहली सीरीज में हम आपको एसे राइटिंग कराते हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको ये बताते हैं कि एसे को कैसे लिखना चाहिए, कैसे उसमें पीडीएफ के तहत नोट्स का उपयोग करना चाहिए, कैसे उसमें कंटेंट बनाना चाहिए और कैसे आपकी भाषा शैली और कैसे वर्तमान की घटनाओं को लिपिबद्ध करना चाहिए। जब आप इस वीडियो को देख लेते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तब आप हमारी दूसरी सीरीज एसे राइटिंग डिस्कशन में अपने आप को अप्लाई कर पाते हैं। अर्थात आप उसी एसे को लिखकर अपने शब्दों में, अपनी भाषा शैली में हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं और जब आप उसे शेयर करते हैं तो हम इसी तरीके से अपने इस वीडियो में उसे चेक करते हैं और चेक करने के बाद फिर से नए पॉइंट बताते हैं। हम उस फॉर्मूले को बेस नहीं बनाते, हम फिर से नए कंटेंट आपको बताते हैं। और अगर हम 10 लोगों का आंसर चेक करते हैं तो 10 लोगों में नए 10 प्रकार के कंटेंट होते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का एसे आप सुने, क्योंकि जब आप हर एक व्यक्ति का एसे सुनेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो डायमेंशन है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा और इन फ्यूचर जब भी आप एसे लिखेंगे तो आप काफ़ी सहज भाव महसूस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज, एसे राइटिंग सीरीज, एसे राइटिंग डिस्कशन 2.0 और एसे राइटिंग सीरीज 2.0 की हेल्प से अपने एसे को मजबूत कर सकते हैं। वहां पर हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक में ये बताया कि एसे वास्तव में होता क्या है और इसे कैसे राइट करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आप सब इन सीरीज का लाभ ले रहे होंगे। तो हम अपनी इस आज की क्लास की शुरुआत करें। अब आपको पता होना चाहिए कि हम बिल्कुल आपके एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद बताते जाएंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को आपको कैसे दूर करना था। आपका ऐसे है, जो हम हैं वो संस्कार हैं, जो हमारे पास है वो सभ्यता। आपने लिखा है संस्कार जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए दिए जाते हैं। संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना और समाज दोनों का कल्याण करता है। ये संस्कार इस जीवन में ही मनुष्य को पवित्र नहीं करते बल्कि उसके पारलौकिक जीवन को भी पवित्र बनाते हैं। वहीं सभ्यता, आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, वहीं सभ्यता मानव समाज के सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करता है। सभ्यता का संबंध हमारे बाहरी जीवन के ढंग से होता है, यथा खान पान, रहन सहन, बोलचाल आदि, जबकि संस्कृत का संबंध हमारी सोच, चिंतन और विचारधारा से होता है। संस्कृत का क्षेत्र सभ्यता से कहीं अधिक व्यापक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कहीं अधिक व्यापक और गहन होता है। सभ्यता का अनुकरण किया जा सकता है लेकिन संस्कृत का अनुकरण नहीं किया जा सकता है। फिर आपने यहाँ पे बताया है सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृत से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना तो विकास और उन्नत करता है, उसे संस्कृत कहते हैं। अक्सर हम सभ्यता, अब इसको नए पैरा से लिखते हैं, अक्सर हम सभ्यता और संस्कृत को एक ही धरातल पर रखते हैं, मानो दोनों समानार्थक हों। हालांकि दोनों एक नहीं है, दोनों में संबंध है भी और नहीं भी। वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारों के कारण हमारा दृश्य जगत बदलता रहता है, हमारा रहन सहन भी उससे प्रभावित होता है। सभ्य और असभ्य व्यवहार की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। सभ्यता का संबंध भौतिक वस्तु से है। 2 देशों की सभ्यता भिन्न भिन्न हो सकती है और एक समय में पूरे विश्व की सभ्यता एक हो सकती है। संस्कृत का संबंध संस्कारों से, ये संस्कार हमारे अंदर रचे बसे होते हैं, जो परिवार के माध्यम से हम लोग सीखते नहीं होता है, सीखते, ठीक है ना, ऐसे सीखते हैं। संस्कार हम सबको बचपन से सिखाया जाता है। यथा अगर कोई अतिथि हमारे घर आता है तो उनके चरण स्पर्श करना हमारा संस्कार है। संस्कार हमारे व्यवहार से व्यक्त होता है। बड़ों का आदर करना, छोटों को प्रेम करना, गरीबों की मदद करना,
भूखे को। अब इसमें ये बड़ी खराब स्थिति होती है बच्चों की, एक मात्रा इधर भी लगा दो, एक मात्रा इधर भी लगा दो, मास्टर को जो अच्छी लगेगी उसको सही कर लेंगे, ऐसे आपको लिखना है भूखे। भूखे को खाना खिलाना। आज के युग में संस्कार धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहता, सब अपने में व्यस्त हैं। अब देखो यहाँ पे आप अच्छी बातें बता रही हैं और फिर यहाँ एकदम से निगेटिव, तो एग्जामिनर वो हो जाएगा। इसको सेकेंड पैरा में बताती हैं, ठीक है। कोरोना महामारी में सोनू सूद जी ने बहुतों की मदद की। लॉकडाउन के वक्त कितने सारे लोग शहर से गांव में आ रहे थे, पलायन कर रहे थे, आना नहीं पलायन, वो भी बिना ट्रेन बिना बस खाली पाँव। इन सब लोगों को सोनू सूद ने घर पहुंचाया। केवल सोनू सूद का नाम मत लीजिए, ऐसे लिख रही हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रही है ना। तो यही होता है कि आप एक IAS ऑफिसर हैं, आप केवल एक पर्सन को केंद्रित करके अगर आप पूरा सब कुछ लिख देंगी तो फिर आप उस पर्सन से ज़्यादा प्रभावित हैं, ना कि उस पूरी की पूरी सोसाइटी से, ठीक है। तो केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं आना चाहिए, या तो आप नाम ही मत लिखो, कई सारे लोगों ने ऐसे बताओ, एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा। दूसरी लहर में एक लड़की को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, डॉक्टर ने कह दिया कि केवल 1% उम्मीद है बचने की, कोई भी साथ नहीं दे रहा था उस लड़की का। तब उस लड़की ने सोनू सूद को फ़ोन लगाया और अपनी समस्या बताई। बिना देर के हुए सोनू सूद ने उसे हवाई जहाज के माध्यम से, माध्यम लिखना है, माध्यस लिखा है, माध्यम, ठीक है, माध्यम से दूसरे शहर बड़े डॉक्टर के पास भेजा और उसका इलाज करवाया। ये संस्कार ही तो है जो लोगों को, लोगों की मदद, लोगों नहीं वर्ड यूज करना, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, मानव वर्ड यूज करना है। जो मानव को मानव की मदद करना सीखता नहीं, सिखाता है, यहाँ पे भी, ठीक है, सिखाता है। क्या सभ्यता अपने लिए जीना तो संस्कार दूसरों के लिए भी सिखाती है, हैं? ये क्या आपने लिख दिया, क्या संस्कार, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखिए। क्या सभ्यता अपने लिए जीना तो संस्कार दूसरों, आपको वैसे आना चाहिए था, अर्थात सभ्यता अपने लिए जीना तो संस्कार दूसरों के लिए जीना सिखाता है। इसलिए विश्व की सभ्यता एक है पर देश की सभ्यता अलग अलग, विश्व की सभ्यता एक है पर देश की संस्कृति अलग अलग हो सकती है, ऐसे आप बताइए यहाँ पे, ठीक है। सभ्यता मनुष्य का बाहरी आवरण है तो संस्कार आंतरिक। जरूरी नहीं है कि वेशभूषा और बातचीत से सभ्य दिखता व्यक्ति क्या आपने लिखा है, सुसंस्कृत, ठीक है, सुसंस्कृत हो। अभावग्रसित व्यक्ति भी सुसंस्कृत हो सकता है यदि वह अपनी रोटी बांटकर खाता है। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना दूसरों के अधिकार छीनना है। ऐसे व्यक्ति बाहर से सभ्य दिखते हों, उनका प्रभाव या आतंक समाज पर हो, आतंक वर्ड नहीं डालना है आपको, ठीक है। उनका प्रभाव या प्रभुत्व, उनका प्रभुत्व या उनका एक तरीके से दिखावा, ठीक है, ऐसे बताइए। आतंक एक अलग वर्ड हो गया, या दबंगपन, ये वर्ड बड़े खराब वर्ड होते हैं, ठीक है। परंतु वे समाज का आदर नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि समाज के लिए समय और साधन लगाने वालों के व्यवहार ही संस्कृत से प्रभावित होता है। फिर आपने लिखा संसार को अपने संस्कार से जीता जा सकता है, अहंकार से नहीं। संस्कृत किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र का नाम है, तो उस समाज को सोचने, कार्य करने, खाने पीने, बोलने, नृत्य, गायन, साहित्य, कला, वास्तु आदि में परिलक्षित होती है। संस्कृत का वर्तमान रूप किसी समाज के दीर्घ काल तक अपनाई गई पद्धतियों का परिणाम होता है। संस्कृति जीवन की विधि है, जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो भाषा बोलते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं, वे सभी सभ्यता कहलाता है। तथापि इनमें संस्कृत भी सूचित होती है। संस्कृत उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। इससे अमूर्त अभौतिक भाव और विचार भी सम्मिलित हैं, जो हमने एक परिवार और समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। कला, संगीत, साहित्य, वास्तुविज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म, विज्ञान सभी संस्कृति के प्रकट पक्ष हैं। संस्कृत और सभ्यता दोनों शब्द प्राय पर्याय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, फिर भी दोनों में मौलिक भिन्नता और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। संस्कृत का संबंध व्यक्ति और समाज में निहित संस्कारों से, रिपीट हो रही हैं ये बातें, उनका निवास उनके मानस से होता है। दूसरी ओर सभ्यता का क्षेत्र व्यक्ति और समाज के बाह्य स्वरूप से होता है। सभ्य का शाब्दिक अर्थ है जो सभा में सम्मिलित होने योग्य, इसलिए सभ्यता ऐसे सभ्य व्यक्ति और समाज के सामूहिक स्वरूप को आकार देती है। अतः यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय कि भारत में कभी भी एक ही संस्कृत पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं रही और ना ही शायद किसी बड़े प्रदेश में कभी एक ही संस्कृत रही है। इस देश में आध्यात्मिक संस्कृत की प्रमुखता रही है, अतः संस्कृत में बदलाव निरंतर रहेगा। और बताइए आप इसमें, अभी इसमें आपने बहुत कुछ नहीं बताया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आप IAS ऑफिसर्स के बारे में डालें, मैंने आपको बताया था कि इसमें संस्कार IAS ऑफिसर से तुलना करते हुए बताएं,
कि एक आईएएस ऑफिसर के जो संस्कार अभी हाल ही में देखने को मिले वो सभ्यता को किस प्रकार से धोतक करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 30 त्योहारों को डालें, जो कि आपने नहीं डाला है इसमें। आपने क्या किया ना कि एक ही चीज़ को अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो कई जगह पे रिपीट कर दिया है, बार बार संस्कृत सभ्यता को आपने तुलना कर दी है बार बार। कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा तुलना कर देते हैं ना, तो हमारे ऐसे में वो मौलिकता नहीं आ पाती जिस मौलिकता के लिए हम ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हैं। तो आप क्या करें कि यहाँ पे उन चीज़ों को अवॉइड करें, बार बार रिपीट ना करें, किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल रूप से नाम ना लें। ऐसे अगर आपने नाम लिया तो अब ये घटना केवल क्या हो गई, सोनू सूद तक केंद्रित हो गई। और केवल सोनू सूद ही तो उस समय नहीं थे ना, दुनिया के कई सारे लोग थे। और वैसे भी इसमें केवल इंडिया को नहीं बताया गया, दुनिया के अलग अलग लोगों को बताया गया है। ठीक है, आप उनका जिक्र करें, आप डॉक्टर्स का जिक्र करें, कोविड-19 के उस समय के मरीजों का जिक्र करें, आप उन लंगर वालों का जिक्र करें, आप भारतीय संस्कृत का जिक्र करें, भारतीय समाज का जिक्र करें, प्राचीन काल का जिक्र करें, वर्तमान का जिक्र करें, हमारे युग पुरुषों का जिक्र करें, है ना, उन चीज़ों को जिक्र करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस ऐसे को लिखा तो है बट पीडीएफ को बेस बनाया है, इसमें आपने हमारे उस कंटेंट वाले वीडियो को बेस नहीं बनाया है। हो सकता है आपने उस कंटेंट वाले वीडियो को सुना होगा, लेकिन उस सुनने के बावजूद भी आपने वहाँ से कई सारे पॉइंट जो थे उनको ऐड नहीं किया है। तो आपको वो पॉइंट यहाँ पे ऐड करने की आवश्यकता है। ठीक है, जब आप वो पॉइंट ऐड कर लेंगे तो आपके इस एसे में और ज़्यादा परिपक्वता आ जाएगी। अभी ये एसे लिखा गया है नॉर्मल एसे की तरह, इसे यूपीएससी के लेवल के एसे की तरह भी आपने नहीं लिखा। यूपीएससी का मतलब ये होता है कि उसमें आप भी आए केंद्र में, आपकी यूपीएससी केंद्र में आए, आपका लवासना ट्रेनिंग सेंटर केंद्र में आए, आपका भारत दर्शन केंद्र में आए। ठीक है, आपका कैडर का जो डिवाइडेशन है वो भी केंद्र में आए। और जब ये सारी चीज़ें केंद्र में आएंगी तब आप अपने आप को बेहतर से और बेहतर बना पाएंगे। ठीक है ना, तो इतनी बातें आप समझ गई कि क्या कैसे कैसे आपको ये सारी चीज़ें करना है। क्लियर? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ठीक है हम ये तो कर लेंगे, लेकिन अब हमने लिख लिया है, इतनी मेहनत करके लिखा है, और आपको भी पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक ऐसे लिखने में, 6 पेज लिखने में कितनी उंगलियां दर्द करती हैं। तो आप जितना ये सब बता रहे हैं, क्या आप इन सब को ध्यान में रखते हुए उन शब्दों से इसको गुंथित कर सकते हैं? और अगर एक बार अगर आप गुंथित कर देंगे तो ये है कि नेक्स्ट टाइम से हम अपना अच्छा ऐसे लिखने लगेंगे। तो ठीक है, अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो इस इच्छा को हम पूरी कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि वास्तव में आपको कैसे इस ऐसे को भाषा शैली के रूप में बेहतरीन से और बेहतरीन बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, आप सबसे पहले इसमें बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। ठीक है, जैसा कि आपने इसी को बताया, हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से पॉइंट ऐड नहीं करेंगे, आप ही की भाषा शैली को बना कर रखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप इसमें बता सकती हैं कि संस्कार किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए दिए जाते हैं। वास्तव में हमारे वेदों और पुराणों में संस्कारों का जिक्र हुआ है। ये संस्कार 16 संस्कारों से प्रेरित होते हैं। संस्कार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये न केवल मानव को इस लोक में कल्याणकारी बनाते हैं, बल्कि परलोक में भी उसे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सहज बनाते हैं। ये वास्तव में समाज में दीनों और दुखियों की मदद करने के लिए कल्याण का कार्य करते हैं। तो वहीं सभ्यता मानव के अंदर एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास की ओर इंगित करती है। सभ्यता के संदर्भ में अगर जब बात करें तो ये वास्तव में बाहरी जीवन के संदर्भ में एक दिखावटी रूप को दर्शाती है, जिसमें खान पान, रहन सहन, बोलचाल और रहने की प्रवृत्तियों की बात की जाती है। जबकि संस्कृत हमारी आंतरिक विचार और आंतरिक चिंतन का परिणाम होता है, जिसमें एक सोची समझी विचार होता है। और संस्कृति के अंतर्गत ही सभ्यता से कहीं व्यापक हम स्वरूप को दर्शन कर पाते हैं। वास्तव में सभ्यता का अनुकरण किया जा सकता है, लेकिन संस्कृत का अनुकरण करना इतना आसान नहीं होता है। ये बात अलग है कि आज विकास की इस आपाधापी दौड़ में हम सभ्यता को ही तरजीह दे रहे हैं और अपने संस्कारों से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। हम भूल जा रहे हैं कि हमारे देश में या हमारी इस धरा में भी कई संस्कारवान लोगों ने जन्म लिया। उन्होंने न केवल इस दुनिया को बदला, बल्कि इस देश के कण कण में अपने विचारों को प्रस्फुटित किया और लोगों को संस्कारी बनाने का प्रयत्न किया, ताकि उनकी
बल्कि आने वाली भावी पीढ़ियां सभ्यता की ओर उन्मुख ना होकर संस्कारों से अपने आप को सुसज्जित बनाए रखें और अपनी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए उनको चिरस्थायी प्रदान कर सकें। लेकिन आज बदलते इस मैकडोनाल्ड के माहौल में, आज बदलते इस ग्लोबलाइजेशन के माहौल में, आज बदलते इस विज्ञान पर तकनीकी के माहौल में हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। आज हम अपने त्योहारों और अपने तीज को इसलिए नहीं मनाते कि वो हमारे संस्कारों का एक परिणाम है, बल्कि हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो जश्न का एक माहौल है। आज हम अपने घर में बच्चे के जन्म पर वो खुशियाँ इसलिए नहीं मनाते कि बच्चे का जन्म किसी घर में एक संस्कार है, बल्कि हम इसलिए मनाते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है। हम उसका बर्थडे इसलिए नहीं मनाते कि बर्थडे मनाना उसका एक संस्कार है, बल्कि बर्थडे हम इसलिए मनाते हैं कि हम बर्थडे मनाने में सक्षम हैं। वास्तव में संस्कार सभ्य और असभ्य के मध्य अंतर को परिभाषित करता है। यह व्यक्ति को नैतिकता के उस चरमोत्कर्ष की ओर ले जाता है जहाँ व्यक्ति न केवल अपने कल्याण की बात करता है, बल्कि सार्वभौमिक कल्याण की ओर उन्मुख होता है। जब हम देखते हैं कि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान देखो कितनी तेजी से मूव करना है, आपको समझ गए, मतलब हर एक चीज को टच करते हुए चलना। एग्जामिनर वहां पे संभल ही ना पाए, उसको ये लगना नहीं चाहिए कि अरे यार कोविड-19 आपने बताया ही नहीं, तब तक आपको कोविड-19 आ गया। जैसे नहीं होता है कि हम होटल वगैरह में जाते हैं और पता चलता कुछ मीठा मिल जाता तो मज़ा आ जाता, तब तक मीठा लेके आ गया वेटर, समझ गए। तो वही चीज़ आपको करना है कि हम देखते हैं कि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान में संस्कार और सभ्यता के संबंध में काफ़ी अंतर्द्वंद देखने को मिले। एक तरफ तो कई डॉक्टर और नर्सों ने अपने संस्कारों के माध्यम से न जाने कितने सुसज्जित संस्कारवानी लोगों की जान को बचाया, तो दूसरी ओर सभ्यता की संलिप्तता में आकर उन्होंने न जाने कितने लोगों को जान जोखिम में डाल दिया। हमने देखा कि किस प्रकार से संस्कारों ने लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की, तो वहीं सभ्यता ने ऑक्सीजन के नाम पर ब्लैकमेलिंग की। हमने देखा कि किस तरीके से संस्कारों ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेड उपलब्ध कराए, तो वहीं सभ्यता ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से पैसे की ओर उन्मुख किया। हमने देखा कि किस तरीके से चलते हुए राहगीरों को, चलते हुए उन पलायनवादियों को किस तरीके से संस्कारवान लोगों ने राह के संदर्भ में मदद की और उनको राहगीर की ओर आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। इस दिशा में बीबीसी के एक पत्रकार की वो घटना काफ़ी उल्लेखनीय है। जब वो अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे रहे थे, तो उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक शरणार्थी के पास, शरणार्थी वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, मैं एक वर्ड आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, एक प्रवासी के पास किस तरीके से पैर नग्न होने के कारण उसके पैर धूप में जल रहे थे, तो उस बीबीसी के महाशय ने अपने पैरों से अपने महंगे शूज को उतारकर अपने संस्कारों का परिचय दिया और सभ्यता की इस लोलुपता भरी सोशल मीडिया में अपने संस्कारों की एक आहुति दी। वास्तव में ये किसी एक दिन की घटना नहीं थी, वास्तव में उसके व्यक्तित्व का एक परिणाम था जो उसने अपने जीवन में सहेज कर रखा था, और इसका यही परिणाम हुआ कि आगे चलकर उसे पुरस्कृत किया गया। ये तो रही बात केवल एक पत्रकार की। हमने आज भी कई सारे ऐसे आईएएस अफसर देखे हैं जो अपनी संस्कारों को सभ्यता के नाम पर भुला दे रहे हैं। हाल ही में घटना हमने देखी कि त्रिपुरा के अगरतला के डीएम साहब ने किस तरीके से सभ्यता के आवेश में आकर अपने संस्कारों को तिलांजलि दे दी। किस प्रकार एक विवाह के संस्कार को उन्होंने सभ्यता के नाम पर रोक दिया, किस तरीके से उन्होंने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। वास्तव में ये उनकी सभ्यता के ऊपर संस्कारों की कमी का रूप दर्शाता है। हमने देखा कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ के एक आईएएस ऑफिसर ने बिना संस्कारों को समझे उस व्यक्ति के मोबाइल को तोड़ दिया जो अपनी मेहनत की कमाई से परचेज किया था। क्यों? क्योंकि वो सभ्यता के आवेश में आ गए थे, वो सभ्यता के उस क्रोध में आ गए थे जहां नैतिकता का पतन हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि तेलंगाना के एक कलेक्टर साहब ने, पीलीभीत के एक कलेक्टर साहब ने अपने संस्कारों को अपने में समेटकर किस तरीके से किसानों की और किस तरीके से बूढ़ी अम्मा की मदद की, वो वास्तव में उनके संस्कारों का ही प्रस्फुटन था। किस तरीके से तेलंगाना के कलेक्टर साहब ने उस बूढ़ी माँ के साथ जमीन पर बैठकर, कलेक्ट्री की सीढ़ियों पर बैठकर अपने संस्कारों का सुपरितम रूप से, सुदर्शन रूप से अपना परिचय दिया। ये वास्तव में उनकी संस्कारों की महानता की ही पाठशाला थी, उनके माता पिता और उनके गुरुओं की ही ये पाठशाला थी जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा था। और वास्तव में ये उस माँ के लिए कितना कल्याणकारी था जो सभ्यता के आवेश में दर दर भटक रही थी।
ऐसे बताओ ना। ऐसे जब आप बताएंगी ना तो सोचो मैंने तो सब कुछ कवर कर दिया ना। जब आप ऐसे बताती हैं तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी लैंग्वेज में वो फ्लो आ जाता है जिस फ्लो की एग्जामिनर को ज़रूरत होती है ना। तो आप लोग ऐसे बताया करिए। आप लोग एक बार देखो, 2 बार 3 बार वीडियो सुनो। ये हम क्यों आप लोगों को 3 से 4 दिन का समय देते हैं? 3 से 4 दिन इसलिए देते हैं कि आपने आज वीडियो सुना, उससे आपने पॉइंट वहाँ पे निकाले, उन पॉइंट को लिख लिया, उन पॉइंट को रोज देखा और नए नए पॉइंट ऐड करने की कोशिश की, और फिर हमने चौथे दिन बैठकर कहानी गढ़ के लिखने का प्रयास किया। समझ गए? क्विक एंड फास्ट मोड में, जल्दबाजी में ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऐसे के लिए समय चाहिए होता है, इसीलिए तो हम आपको एक ऐसे देते हैं, हम 20 कहाँ ऐसे देते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है आप समझ गए कि वास्तव में भाषा शैली कैसे हमें रखनी चाहिए, कैसे हमें भाषा के प्रवाह को बनाना चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप ऐड कर सकती हैं, मैंने इसमें ऐड नहीं किया। हिस्ट्री के कई सारे आप पटाक्षेप को इसमें ऐड कर सकती हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऐड कर सकती हैं। देखो, जब आप हाल की घटनाओं को ऐड करती हैं ना तो एग्जामिनर का करंट अफेयर्स मजबूत होता है, क्योंकि वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसके न्यूज़पेपर पढ़ने से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हाँ किस तरीके से ये बेहतरीन हो सकता है। जैसे अभी परसों या शायद कल की मैं घटना पढ़ रहा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने पर, कानपुर आगमन पर, वहाँ पर एक महिला का देहांत हो गया। महिला का देहांत क्यों हो गया? क्योंकि जो ट्रैफिक उस समय रोका गया था वो सभ्यता का परिचायक था, संस्कार का परिचायक नहीं था। संस्कार का परिचायक होता तो वहां पे जाने की अनुमति मिल जाती, लेकिन सभ्यता वहां पर हावी थी, इसलिए एक महिला की मृत्यु हो गई। समझ गए? ऐसे जब आप बताते हैं तो एग्जामिनर को हिट करता है, और जब एग्जामिनर को हिट करता है तो आपको नंबर देता है। आप संस्कार को योग से जोड़िए, संस्कार को कुंभ से जोड़िए, संस्कार को राम से जोड़िए, संस्कार को कृष्ण से जोड़िए, अल्लाह से जोड़िए, मोहम्मद साहब से जोड़िए, ईसा मसीह से जोड़िए, त्योहारों से जोड़िए। हमने तो सब कुछ बताया ना, वो पॉइंट ही यहाँ पे मिस हैं। पीडीएफ पे आपने बेस होकर ये लिख दिया। ठीक है? तो पीडीएफ देखो हम आपको बस इसलिए देते हैं क्योंकि वो आपका सहारा बने कि मास्टर आपने कुछ दिया ही नहीं। लेकिन पीडीएफ का कंटेंट हम आपको पीडीएफ वाला नहीं बनाना चाहते, हम आपके अंदर से निकालना चाहते हैं, आपको मौलिक बनाना चाहते हैं। पीडीएफ इसलिए भी दे देते हैं कि आप पढ़ लेंगे तो आपके अंदर हो सकता है कुछ छिपे हुए अदम्य ज्ञान बाहर आ जाए, और जब वो बाहर आ जाएगा तो आप अपने लेखनी से बेहतरीन से और बेहतरीन लिख पाएंगी। ठीक है? तो उम्मीद है आप हमारी बात समझ गई, और उम्मीद ये भी है कि आप इसको और बेहतरीन तरीके से लिख सकती हैं, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मैं अब आगे चलकर इससे बेस्ट से और बेस्ट लिखने का प्रयास करूँगी। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए एसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।